गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चलो आज है हमारी क्लास 14। डिस्काउंट पढ़ना है, हमें बट्टा है ना। अब ध्यान देना, डिस्काउंट की यदि हम बात करें, क्या होता है बट्टा, कब मिलता है डिस्काउंट। सीधी सी बात है, कोई चीज़ खरीदने का, जैसे किताबों की बात करें, आप किताबें खरीदने जाते होंगे ना। जैसे किताब पे लिखा है 100 रुपये, आपको 20% का डिस्काउंट दिया, तो कितने देना है आपको? केवल 80। डिस्काउंट का मतलब सीधी सी बात है, डिस्काउंट मतलब सीधी सी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे को किसी को डिस्काउंट देना है, ठीक है, मैं दुकानदार हूँ, आप ग्राहक बन के आए मेरे पास, मेरे को आपको यदि डिस्काउंट देना है तो मान लीजिए ये सामान मैंने खरीदा 100 में। कितने में खरीदा? 100 में। ये मार्कर की दुकान है मेरी, ये मार्कर मैंने खरीदा 100 में। आप जब डिस्काउंट लेने आएंगे तो क्या मैं अपनी लागत 100 पे डिस्काउंट दूंगा? बिल्कुल नहीं, नहीं तो मैं लॉस में जाऊंगा ना। अब मैंने खरीदा 100 में, सीधी सी बात है, यदि मेरे को डिस्काउंट देना है तो जो भी मेरा पैसा लगा है थोड़ा बढ़ा कर लिखूंगा, बढ़ा कर लिखने के बाद फिर उस पर डिस्काउंट दूंगा ताकि मेरा मार्जिन बचे ना। जैसे फॉर एग्जांपल इस मार्कर पर मैंने लिख लिया, एक मिनट रुकना, इस मार्कर पर मैंने लिख लिया 150 रुपये। ये देखो, ये मार्कर मैं 100 में खरीद के लाया, बट इस पर मैंने कितना लिख लिया? 150, है ना। अब मैं इस पर डिस्काउंट दे रहा हूँ आपको, समझ आई बात? ठीक है, चलो मैंने 10% डिस्काउंट दिया, है ना। ये मैं 100 में खरीद के लाया, लेकिन मैंने कितना छाप लिया, देखो इसको छापा कि नहीं छापा आपके सामने, कितना लिख लिया इसके ऊपर मैंने? 150। समझ आ रही बात? ठीक है, अब मैं आपको 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ इसके ऊपर। सोचो ना, आप ग्राहक हो, 150 पे 10% का डिस्काउंट, 150 पे 10% आपके 15 रुपये घट जाएंगे क्या? 150 पे 10% बताइए, आपके 15 रुपये घटेंगे कि नहीं घटेंगे? तो आप कितना दोगे मेरे को? 135 रुपया दोगे कि नहीं दोगे? मैंने लगाया 100 है इसमें, लेकिन लिख कितना लिया बढ़ा के? 150। अब मैं आपको 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं, तो बताइए 150 का 10% 15 रुपये बचेंगे कि नहीं बचेंगे आपके? तो 150 पे 15 रुपये बचे, तो आप मेरे को कितना दोगे बताइए? 135 रुपया आप मेरे को दोगे कि नहीं दोगे? बोलो, समझे कि नहीं समझे बात को? तो ओवरऑल मैंने लगाया 100 और आया 135। अपनी बात करूं, लगाया था 100, 10% कट करने के बाद आपने 135 दिए मेरे को, तो लगा 100 आया 135। मेरा 35% का लाभ हुआ कि नहीं हुआ? सीधी सी बात है, 35% का लाभ हुआ कि नहीं हुआ? तो बस यही डिस्काउंट है ना। अभी आराम से शांति से मैं सिखाता हूं डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट में बहुत सारी चीजें, क्रमागत बट्टे, ये बट्टे वो बट्टे, बहुत सारी चीजें हैं ना। तो डिस्काउंट यानी कि बट्टा मैं आपको बताता हूं। पहले आप 2-3 सवाल लिखो जरा, मैं जो बता रहा हूं सवाल लिखिए आप। 2 नहीं, आप तो एक ही सवाल लिखिए। लिखो जरा एक सवाल लिखिए। एक दुकानदार किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। जल्दी लिखिए, सिर्फ एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, बाकी शीट में से करवाऊंगा, है ना। एक दुकानदार किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। अ शॉपकीपर मार्क्ड हिज प्राइस 50% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। अ शॉपकीपर मार्क्ड हिज प्राइस 50% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। अ शॉपकीपर मार्क्ड हिज प्राइस 50% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। वह 20% का बट्टा देता है। ही गिव्स 20% डिस्काउंट। वह 20% का बट्टा देता है। ही गिव्स 20% डिस्काउंट। वह 20% का बट्टा देता है। ही गिव्स 20% डिस्काउंट। वह 20% का बट्टा देता है, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। दुकानदार का लाभ प्रतिशत निकालिए। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑफ शॉपकीपर। दुकानदार का लाभ प्रतिशत निकालिए। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑफ शॉपकीपर। दुकानदार का लाभ प्रतिशत निकालिए। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑफ शॉपकीपर। दुकानदार का लाभ प्रतिशत निकालिए। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑफ शॉपकीपर। दुकानदार का लाभ प्रतिशत निकालिए। चलो अब देखो, ये जो सवाल है ना, ये सवाल आपको बट्टा समझाएगा एक्चुअली। अच्छा, जो कोई भी दुकानदार बट्टा देता कब है? सीधी सी बात है, उसकी लागत पे तो बट्टा नहीं देगा ना। जो भी पैसा लगा है उससे बढ़ाकर लिखा होगा उसके ऊपर। सीधी सी बात है यार, बहुत नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ। कोई भी दुकानदार लागत पे छूट थोड़े ना देगा। 100 रुपया लगाया और 100 रुपये पे 20% छूट दे दे तो मैं तो लॉस में जाऊंगा ना। नुकसान सहकर कोई अपना सामान दुकानदारी थोड़ी ना करेगा, सीधी सी बात। तो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि बट्टा देने के लिए सबसे पहले जो भी लागत है उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा।
बढ़ा के लिखा जाएगा, फिर उस पर बट्टा दिया जाएगा ताकि उसका भी कुछ मार्जिन लाभ बच सके। जैसे अभी मैंने 100 के सामान को 150 लिखा, फिर 10% बट्टा दिया तो 135 हो गया, यानी कि लगा 100 और 150 से 135 करके आया 135, लगा 100 आया 135 से 35% का मार्जिन बचा मेरा। समझ आई? तो मार्जिन बचाने के लिए लागत को बढ़ा के लिखेगा दुकानदार, उसके बाद थोड़ा कम करेगा ताकि उसका मार्जिन बचे। समझ आ रही बात? तो ये क्वेश्चन उसी को लेकर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूं। देखो क्या लिखवाया मैंने, एक दुकानदार क्रय मूल्य से कितना बढ़ा के लिखता है, 50% अधिक अंकित करता है। लिखवाया क्वेश्चन में, है ना, 50% अधिक अंकित करता है। मान लो उसने खरीदा 100 में, कितने में खरीदा उसने, 100 में, और वो 50% अधिक अंकित करता है ना। खरीदा 100 में और 50% अधिक अंकित करता है, यानी कि कितना लिख लिया उसने, 150। खरीदा 100 में और 50% अधिक अंकित करता है, मतलब कि कितना लिख लिया उसने, 150। ये मार्कर है ना, ये देखो आपके सामने लिखता हूं, कोई जल्दी नहीं, आराम से सीखेंगे, है ना। ये देखो, ये मार्कर खरीदा 100 में, लेकिन 50% ज़्यादा करके कितना छाप लिया इसके ऊपर, 150। समझ आई बात, क्लियर? ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। अब जब ग्राहक आएगा, आप ग्राहक बन के मेरे पास आए, सबसे पहले आप क्या करते हो, जब भी कोई चीज़ खरीदने जाते हो ना, सबसे पहले क्या देखते हो आप, उसके ऊपर प्राइस कितना लिखा है। आदत है हमारी, आदत है हमारी, मेंटालिटी कैसे बनती, कोई सामान कितने का है, हम सबसे पहले ढूंढते हैं उसके ऊपर कि प्राइस कहाँ लिखा है, प्राइस कहाँ लिखा है, प्राइस कहाँ लिखा है। तो आप देखते हो ऐसे करके, आपने देखा मेरी दुकान में से मार्कर उठाया, देखा 150 रुपये लिखा है, आपकी मेंटालिटी कितने की बन गई इस चीज़ के लिए, 150। अब आपका प्रयास होगा कि 150 में से कुछ कम हो जाए। समझ आ रही बात? तो आपके लिए इसका प्राइस क्या है, 150। समझ आई बात? अब मैं बोल रहा हूं कि चलो भैया 20% बट्टा है। कितना बट्टा है, ये सवाल लिखवाया ना, उसी सवाल को ही गा रहा हूं मैं, है ना। तो 150 छपा हुआ है, कितना छपा हुआ है, 150। देखो 150 क्या है, आपके सामने लिखा हुआ प्राइस है ना, मार्क्ड प्राइस। क्या बोलते हैं इसको, मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य। कौन सा मूल्य है, 150 कौन सा मूल्य है, इस वस्तु पे लिखा है ना, तो लिखा हुआ मूल्य। अंकित किया हुआ है ना, अंकित किया हुआ मूल्य, अंकित मूल्य मार्क्ड प्राइस। छपा हुआ है ना, छपा हुआ मूल्य लिस्ट प्राइस, प्रिंटेड प्राइस। समझ आ रही बात? कुछ भी कह सकते हैं इस प्राइस को, जो लिखा, जो छपा हुआ है, तो इसको हम नॉर्मली बोलते हैं मार्क्ड प्राइस, है ना। एमपी यानी कि मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य। मार्क्ड प्राइस यानी कि कितना होगा ये, अंकित मूल्य। क्लियर? तो एमपी का फुल फॉर्म होता है मार्क्ड प्राइस, मार्क किया हुआ प्राइस, है ना। मार्क्ड प्राइस मतलब कि अंकित मूल्य। क्लियर है ना? एमपी यानी कि मार्क्ड प्राइस यानी कि क्या हुआ, ये अंकित मूल्य। बोलो समझे कि नहीं समझे बात का है? तो मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। ठीक है, छपा हुआ मूल्य भी बोल सकते हैं, लिखा हुआ मूल्य भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, फ्लेक्सिबल रहो इसमें, ना। ठीक है, तो कितना छपा है, 150। अब सवाल में बोला है, आप ग्राहक ने मुझसे पूछा कि सर कुछ डिस्काउंट है इसके ऊपर, मैंने बोला 20% का डिस्काउंट है भैया। ठीक है, तो अब चलो 20% का डिस्काउंट दे रहा हूँ मैंने आपको 20% का डिस्काउंट दिया। अच्छा 150 का 20% कितना होता है, 30 रुपये। 150 का 20% कितना होता है, 30 रुपये। समझ आई बात? तो 30 रुपये की छूट दी, तो आप मेरे को कितना पैसा दोगे बताइए? आप मेरे को 120 रुपया दोगे कि नहीं दोगे, बोलो जल्दी से, है ना। यदि मैंने आपको 20% का डिस्काउंट दिया यानी कि 30 रुपये कम, तो आप मेरे को 120 रुपया दोगे कि नहीं दोगे? तो ये 120 रुपया मेरे लिए, 120 रुपया मेरे पास आया, तो आने वाला पैसा सेलिंग प्राइस होगा कि नहीं होगा मेरे लिए, बताइए। तो इस पूरे व्यापार में, इस मार्कर के व्यापार में मैंने लगाया कितना था, 100, और छापा कितना, 150। तो छपा हुआ मूल्य है 150। अब आपने बोला कि इस 150 के ऊपर कुछ डिस्काउंट मिलेगा, मैंने बोला 20%, है ना, 20% लिखा ना सवाल में, वह 20% बट्टा देता है, तो 150 पे। अब सीधी सी बात है, बट्टा तो हमेशा जो लिखा होगा उसी के ऊपर जुड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं है 100 रुपए के ऊपर डिस्काउंट जोड़ोगे। आपको तो जब आप ग्राहक बन के आओगे तो आपको पता थोड़ी ना है 100 रुपए की चीज़ है, आपकी दिमाग में तो 150 है ना, तो जो भी बट्टे की बात होगी वो 150 पे ही होगी ना। मतलब बट्टा हमेशा छपे हुए मूल्य पे ही अप्लाई होगा कि नहीं होगा, है ना। तो हमेशा अंकित मूल्य पे ही होता है बट्टा। तो 150 का 20, 150 का 10% 15, तो 20% 30, तो 150 में से 30 गया, कितना है, 120, है ना। 100 में खरीदा 120 में बेचा, 100 में खरीदा 120 में बेचा,
तो बताइए 20% लाभ है कि नहीं है? सौ में खरीदा 120 में बेचा, तो बताइए 20% लाभ है कि नहीं है? बोलो, है ना? तो मेरा लाभ 20% है कि नहीं है? तो दुकानदार का प्रॉफिट 20% आया कि नहीं आया? ये दुकानदारी आपके समझ में आ गई क्या? बस ये दुकानदारी समझ में आ गई, बस यही डिस्काउंट होता है, कुछ नहीं होता है ना? ये दुकानदारी आपको समझ में आ गई, बस यही बट्टा होता है और कुछ भी नहीं होता है। समझ आई बात आप लोगों को? पूरा पिक्चर समझ में आया? लगाया 100 मार्कर में, छाप लिया 150 क्योंकि बट्टा देना था। यदि 100 का 100 ही लिख देता और बट्टा देता तो मैं नुकसान में चला जाता ना, क्योंकि लग गया 100 और 100 पे छोड़ देता, 100 से कम मेरे पास आता, है ना? तो लगाया 100, छापा 150, 150 का 20% 30 रुपये छूट मिल गई। 30 रुपये छूट मिल गई तो आप मेरे को कितना देंगे? 120, है ना? तो मैंने लगाया 100, आया 120, 20% का मार्जिन मेरा बचा, ये मेरा लाभ है। समझ आई बात? ये क्रय मूल्य, ये अंकित मूल्य और ये विक्रय मूल्य। अब मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट परसेंट है हमारा 20%, है ना? 20% बट्टा है। 20% क्या होता है? 1/5 होता है। 20% 1/5 परसेंट हटेगा, नीचे 100 लगेगा, 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 100। तो बताइए 20% 1/5 होगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो। तो 20% 1/5 होगा कि नहीं होगा? बोलो, क्लियर है इतनी सी बात? अब देखिए 20% बट्टा है 1/5, है ना? ठीक है। अब यदि मैं यहां से बात करूं तो जैसे फॉर एग्जाम्पल माना कि 5 है मार्क्ड प्राइस, यानी कि इस वस्तु पे छपा हुआ है 5। ये 150 लिखा था ना मैंने। 2 मिनट एक चीज सिखा रहा हूं, है ना? इस वस्तु पर लिखा हुआ है 5। कितना लिखा हुआ है? 5, है ना? बट्टा प्रतिशत को जब भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, नीचे वाले को हमेशा क्या मानेंगे? छपा हुआ मूल्य। मतलब किसी वस्तु पर कितना छपा हुआ है? 5 छपा हुआ है ना? अब ध्यान रखना, ध्यान देना। बट्टा प्रतिशत, न लाभ प्रतिशत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं? डिस्काउंट परसेंट। बट्टा प्रतिशत कहेंगे इसे, है ना? क्या कहेंगे हम इसे? बट्टा प्रतिशत। जब भी बट्टा प्रतिशत हो तो जब भी उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें आप, तो नीचे वाले को हमेशा क्या मानेंगे? मार्क्ड प्राइस, है ना? कितना छपा हुआ है इसके ऊपर? 5, ठीक है? 5 छपा हुआ है। अब इस 5 रुपए की चीज पर 20% का डिस्काउंट है। कितने परसेंट का डिस्काउंट है? 20% का। इस 5 रुपए की चीज पर 20% का डिस्काउंट है। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना? तो 5 रुपए की चीज पर 20% का डिस्काउंट है। तो 5 रुपए का 20% आप निकाल के देख लो, 1 रुपया ही आएगा जो कि ऊपर बैठा है। अरे भैया छपा हुआ 5 रुपए है, 5 रुपए छपा हुआ है, इस पे 20% डिस्काउंट है, तो सीधी सी बात है सेलिंग प्राइस बनेगा कि नहीं बनेगा? जब भी बट्टा प्रतिशत को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, नीचे वाले को हमेशा क्या मानेंगे? अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना छपा है? 5। अब इस पे 20% का बट्टा है, तो 5 का 20% निकाल लो, 1 रुपया आएगा। 5 का 20% ऐसे करके निकाल लो आप, है ना? तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो 20% यानी कि 20/100 हो जाएगा, परसेंट हटेगा 20, 5 बार 5, 5 कैंसिल, 1 रुपया आएगा कि नहीं आएगा? तो 5 रुपये का 20%, 1 रुपये का डिस्काउंट हुआ, तो कितने में बेचोगे सामान? 4 में बेचोगे कि नहीं बेचोगे? तो ये पिक्चर मैं यहाँ के लिए बता रहा हूँ। जब भी बट्टा प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, भिन्न में, नीचे वाले को अंकित मूल्य मानोगे। उस 5 का 20%, अब 5 यदि छपा हुआ है तो 5 पे 20% डिस्काउंट है, तो 5 का 20% निकाल लेना, हमेशा ऊपर बैठा नंबर ही बट्टे का रोल प्ले करेगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? तो 5 छपा है और 20% का डिस्काउंट है, तो 5 का 20% बताइए 1 रुपया हुआ कि नहीं हुआ? तो 5 में से 1 रुपया माइनस करेंगे, कितने में बेचा? 4 में। बोलो क्लियर है क्या? इतनी सी बात है ना? छपा हुआ कितना है? 5, 5 का 20% कितना है? 1 रुपया। तो 5 छपा है और 1 रुपये का डिस्काउंट है। क्लियर? तो यहां से आपको क्या करना है? सीधे मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो बनाना है कि छपा 5 है और 1 का डिस्काउंट है, तो बेचोगे कितने? 4 में। मतलब आपको मैं ये सिखाना चाह रहा हूं कि जब भी आपके सामने डिस्काउंट परसेंट आए, है ना, जब भी आपके सामने बट्टा प्रतिशत आए, सीधे आपको मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो बन जाना चाहिए।
जब भी आपके सामने बट्टा प्रतिशत आए, सीधे आपका मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो बन जाना चाहिए। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, जब भी बट्टा प्रतिशत आए, मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो बन जाना चाहिए। 20% 1/5, 5 मार्क्ड प्राइस है, 5 छपा हुआ है, तो 5 का 20% निकालोगे, ऊपर बैठा नंबर हमेशा डिस्काउंट बन जाएगा। तो 5 छपा हुआ है, 1 रुपये का डिस्काउंट है, 5 में 1 रुपये का डिस्काउंट है, 4 में बेचोगे कि नहीं बेचोगे बताओ? समझ रहे हो बात को? तो सीधे नीचे वाला मार्क्ड प्राइस है तो ऊपर वाला क्या होगा? डिस्काउंट। समझ आई बात है ना? या फिर इसको मैंने देखो ऐसे भी समझाया आपको, ऐसे करके। अब सुनो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपके स्टेट लेवल के एग्जाम में, व्यापम वगैरह में इसी पे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, है ना। चलो आगे देखो आप लोग, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब डिस्काउंट परसेंट आया आपके सामने 15% डिस्काउंट, है ना। %15, ठीक है। अच्छा, 15% कितना होता है? 3/20। 15% कितना होता है? 3/20, है ना। होता ना फ्रैक्शन फॉर्म 15% का। 15/100 करोगे तो 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, तो 20 अंकित मूल्य है, और 20 का 15%, ऊपर वाला 3 रुपये क्या बनेगा? डिस्काउंट। नीचे वाला अंकित मूल्य, ऊपर वाला डिस्काउंट। चलो बना लें, मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो। अच्छा, छपा कितना है? 20, और 20 पे 3 की छूट है, तो कितने में बेचोगे? 17 में। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? छपा कितना है? 20, और 20 में 3 की छूट है, तो कितने में बेचोगे? 17 में। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो बट्टा प्रतिशत देख के ये रेशियो आपको बनाना है ना। समझ रहे हो? बस यही सीखना है हमें, ठीक है। शीट के क्वेश्चन इसी से होने वाले हमारे। मतलब ये जो है ना मार्क्ड प्राइस, ये वाला रास्ता है, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य, इस रास्ते पे काम करेंगे हम अभी केवल। वैसे त्रिभुज बन रहा है ना, लेकिन हम केवल कहाँ काम करेंगे? अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य, बस ये इस रास्ते पर हम काम करेंगे अभी, है ना। चलो देखो जरा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका डिस्काउंट आया 16/2/3%। 16/2/3% 1/6 होता है, 6 अंकित मूल्य। तो बताइए एक का क्या है? डिस्काउंट। तो बताइए मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो 6 से 5 बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो, मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो 6 से 5 बनेगा कि नहीं बनेगा? बताइए, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? अंकित मूल्य 6 है और 1 का डिस्काउंट है, तो 5 में बेचेगा कि नहीं बेचेगा? क्लियर है। अब जैसे डिस्काउंट परसेंट है आपके सामने 12.5% है ना। कितना है ये? 1/8। 1/8 होता है। 8 यदि अंकित मूल्य है तो 1 का डिस्काउंट है ना। तो मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो, अंकित मूल्य 8 है और 1 का डिस्काउंट है, तो बताइए 7 में बेचोगे कि नहीं बेचोगे? तो मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या बनेगा? 8 से 7। समझ रहे हो क्या कैसे रेशियो निकलेगा? आ रही है बात समझ में आप लोगों को, है ना। तो जैसे ही बट्टा प्रतिशत आएगा, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो आपने बनाना है। बस खत्म हो गई बात। चलो अब सवालों पे आते हैं ना, देखते हैं सवाल, देखते हैं अब हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें क्वेश्चंस की, ठीक है, तो देखिए एक मिनट 2 सेकंड रुकिए ज़रा, क्वेश्चंस की बात करते हैं ना, ठीक है। अब यदि हम बात करें क्वेश्चंस की, तो देखिए पहले क्वेश्चन पर ही आते हैं। पहला क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है, कुछ 1 सेकंड रुको, है ना, आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। चलो हाँ, डिस्काउंट का क्वेश्चन नंबर 1 में ले रहा हूं, है ना। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 2.5%, वो जो मिसिंग है ना, वहां 2.5% आएगा ना, 2.5%, ठीक है। इसको मिटा देता हूं इधर से, है ना। हाँ देखिए, हाँ देखिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 2.5% का बट्टा दिया जाता है ना, 2.5%, ठीक है ना।
2.5% का बट्टा दिया है ना। कितना बट्टा दिया? 2.5%। 2.5% का बट्टा दिया है ना। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 2.5% का बट्टा दिया, ठीक है। अब 2.5% का फ्रैक्शन फॉर्म होता है 1/40। यदि 40 अंकित मूल्य है तो 1 का डिस्काउंट है। अब आप बताइए, है ना, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, है ना, ठीक है। जैसे अंकित मूल्य कितना है? 40 है ना, ठीक है। जैसे अभी यहाँ स्ट्रक्चर बनाया था ना मैंने, ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाया था, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना है? 40 यूनिट, और 1 का क्या है? डिस्काउंट। तो बताओ कितने में बेचेगा? इतने में बेचेगा क्या? 28% से ऐसे बना लोगे क्या आप, है ना। वही बात हो गई मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो, है ना। 40 छपा है और 1 का डिस्काउंट है, तो बताइए 39 में 39 में सेल करोगे कि नहीं करोगे? समझ आ रही है बात, है ना। 39 में बेचोगे कि नहीं बेचोगे? क्लियर। यानी कि 40 यूनिट यदि छपा है, 2.5% 1/40 कैसे होता? सॉल्व कर लो ना उसको। ये 5/2% हो जाएगा। अब परसेंट होगा तो नीचे 100 लगेगा, है ना। 5 से 20 बार जाएगा, तो बताइए 1/40 वो आएगा कि नहीं आएगा, है ना। आ गया 1/40, ठीक है। तो 40 तो ये 39 है ना, 39, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। ये 40 यूनिट है और ये 39 यूनिट है, क्लियर, ठीक है ना। अब ये 40 यूनिट है और ये कितना यूनिट है? 39 यूनिट, क्लियर। अब सवाल को पढ़ता हूं। अभी मैंने क्या किया सवाल में? सवाल की सिर्फ पहली लाइन पढ़ी मैंने कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 2.5% का बट्टा दिया जाता है। 2.5% बट्टा, बस इतना देखते से ही, बट्टा प्रतिशत देखते से ये रेशियो बनाया मैंने। अंकित मूल्य 40 है तो 1 का बट्टा, 1 का डिस्काउंट है 39। यहां से देख लो, यहां से देख लो, यहां से पिक्चर बन जाएगा थोड़ा सा, है ना, क्लियर। ये देखते से अब आगे क्या है। एक व्यक्ति ने वह वस्तु 39 रुपए में खरीदी। अब सुनना मेरी बात, है ना। एक व्यक्ति ने वह वस्तु 39 रुपए में खरीदी। एक व्यक्ति ने वह वस्तु खरीदी, तो खरीदने वाला कौन है? ग्राहक। मैं दुकानदार हूं। मैं दुकानदार कितना बट्टा दे रहा हूं? 2.5%। मतलब मैं दुकानदार एक प्रकार से 40 का सामान 39 में बेचूंगा। समझ आई बात। तो मेरे लिए ये सेलिंग प्राइस है, ये अंकित मूल्य छपा हुआ 40 है, बट बेचूंगा कितने में? 39 में। 40 का 2.5%, 1 का डिस्काउंट, 39 में मैं उसको बेचूंगा। अब एक व्यक्ति ने उसे 39 रुपए में खरीदा। तो एक व्यक्ति ने जो 39 रुपए में खरीदा, यानी कि आप ग्राहक हो, वो एक व्यक्ति, आप हो ग्राहक, आपने इस सामान को 39 रुपए में खरीदा। तो आपकी जो खरीदी है वो मेरे लिए सेलिंग है कि नहीं है? आपने 39 रुपए में खरीदा, यानी कि 39 रुपए आपने मेरे को दिए। तो आपने जो 39 रुपए मेरे को दिए, मेरे पास जो आपके द्वारा 39 रुपया आया, वो मेरे लिए सेलिंग प्राइस हुआ कि नहीं हुआ? अरे भैया, किसी वस्तु को बेचने पे जो पैसा आता है वो दुकानदार के लिए सेलिंग है कि नहीं है? तो एक व्यक्ति ने 39 रुपए में खरीदा, वो एक व्यक्ति, आप ग्राहक हो, आपने 39 रुपए में खरीदा। बी प्रैक्टिकल, आपने 39 रुपए मेरे को दिए। तो ये जो 39 रुपया आया, ये मेरे लिए सेलिंग है कि नहीं है? तो मेरा जो सेलिंग है 39 यूनिट, असली में सच में यह 39 रुपए के बराबर ही दे दिया क्या किस्मत से? आपने मेरे को 39 रुपए दिए, जो दिए वो मेरे लिए सेलिंग है ना। तो ये जो 39 यूनिट का वैल्यू है, ये 39 रुपए के बराबर हुआ कि नहीं हुआ बताइए। तो मेरा जो सेलिंग है, मेरा जो नकली मानी हुई दुनिया है, ये मेरी 40 यूनिट, 39 यूनिट, 1 यूनिट, ये सब माना हुआ दुनिया है मेरा, अज्यूम किया हुआ। अब मैं अपनी मानी हुई दुनिया को सवाल के ओरिजिनल रुपए से रिश्ता जोड़ूंगा, है ना। तो मेरे लिए जो सेलिंग प्राइस है 39 यूनिट, असली में आपने मेरे को 39 रुपए में खरीदा, आपने 39 रुपए मेरे को दिए, तो 39 यूनिट बराबर 39 रुपए। तो अंकित मूल्य 40 बराबर 40 रुपए आंसर आएगा कि नहीं आएगा? तो अंकित मूल्य मांगा तो हमसे बताइए 40 रुपए आएगा कि नहीं आएगा? मैंने क्या बोला, अभी जितने भी सवाल करने वाले वो सब इस रास्ते के, केवल 1 और 2 अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य वाले सवाल। समझ आई बात? तो बताइए 40 रुपए अंकित मूल्य है कि नहीं है? ये चीज आप यहां से भी कर सकते थे कि भैया 39 बराबर 39 रुपए। आपने 39 रुपए में खरीदा, आपने 39 रुपए दिए, जो पैसा आपने दिया वो मेरे लिए बेचने वाला मूल्य है। तो मेरा सेलिंग प्राइस 39 यूनिट सच में 39 है। तो अंकित मूल्य वस्तु का 40 बराबर 40 रुपए। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर इतनी सी बात आप लोगों को? 40 बराबर 40 रुपए, तो अंकित मूल्य 40 रुपए आएगा कि नहीं आएगा? बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें किसी को? क्लियर है इतनी सी बात, है ना? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आए। चलो सवाल नंबर 2 करते हैं ना।
किधर पे करें, इधर कर लेते हैं ना, बहुत इजी है, कुछ नहीं है यार। देखो इधर पे, चल ये बहुत इजी चीज़ मैं बता रहा हूँ। जो लोग एसएससी वाले हैं, है ना, डिस्काउंट में यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल पे नहीं ले जा रहा हूँ, है ना, अपने स्टेट लेवल के एग्जाम के लेवल तक ही सीमित रखूंगा, ठीक है। बाकी एसएससी प्री के लिए हेल्पफुल होगा। चलिए इधर देखिए, क्योंकि स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 2, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% बट्टा देकर, 14% बट्टा, बस बट्टे को पकड़ लो, रेशियो बना लो सबसे पहले तो आप। 14% होता है 2/50, सॉरी 7/50 है ना, 50 अंकित मूल्य है और 7 का डिस्काउंट है ना, ठीक है। तो अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य, 50 अंकित मूल्य है और 7 का डिस्काउंट है, तो बताइए 43 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा, ये है ना। 50 यूनिट और 43 यूनिट, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। ये 50 यूनिट है और ये 43 यूनिट है, क्लियर इतनी सी बात, ठीक है। 14% 7/50 कैसे होता है, इधर देख लो, परसेंट हटेगा, नीचे 100 लगेगा, 2 से 7 बार, 2 से 50 बार, तो 50 में 7 की छूट, तो 50 का सामान 43 में बिकेगा, क्लियर। अच्छा छूट कितनी है, 7 यूनिट है क्या। छूट की बात करें, 3 मेंबर बना लो, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और छूट कितनी, या फिर वो स्ट्रक्चर अभी मैंने बनाया था, है ना, अंकित मूल्य विक्रय मूल्य, है ना। अंकित मूल्य कितना है 50, 7 का डिस्काउंट, तो बेचा कितने में 43 में, समझे बात को। तो 50 अंकित मूल्य 43 में बेचा, क्लियर, ठीक है। वस्तु का अंकित मूल्य है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात आराम से, बट्टा परसेंट देखते से ये चीज बनाने की आदत में आपकी डलवा रहा हूं अभी, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 रुपए में बेचा, तो जो सेलिंग प्राइस है 43 यूनिट, ये किसके बराबर दिया है, 387 रुपीज। बोलो समझे के नहीं समझे। आई थिंक इंटू नो का रिलेशन लग रहा है मेरे को, तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, इंटू नो, तो अंकित मूल्य इंटू नो करोगे, है ना, हाँ, तो 450 रुपये अंकित मूल्य आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। इंटू नो का रिलेशन है ना, ठीक है। कैसे पता चलेगा इंटू नो है, अब यार अनुभव, थोड़ा कॉमन सेंस इंसान कहते हैं हमें, या फिर एक का मान निकालो ना यार, 43 बराबर 387, 43 बराबर 387, तो आप एक का वैल्यू निकालो, एक का वैल्यू 387/43 से आएगा, 43 से भाग दो आराम से, पहाड़ा बोल बोल के, 9 बार में जाएगा, 1 बराबर 9, तो 50 बराबर 50 बार 9, 450 रुपये अंकित मूल्य आएगा, है ना। चलो नेक्स्ट, इसी प्रकार के सवाल अभी हम करेंगे ताकि थोड़ा सा आपका हाथ सेट हो जाए, बट्टा परसेंट को देख के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो बनाने में, समझ आई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल ऐसा नहीं है, उसको छोड़ दो अभी, ठीक है। हाँ चौथे पे आते हैं। मैं जो बोल रहा हूं बस मैं भी ऐसे ऐसे सवाल पे ही आपको घुमाऊंगा थोड़ा सा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो थोड़ी सी, है ना। चलो सवाल नंबर 4 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। आ जाते हैं सवाल नंबर 4 पर, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, मिटा दूं मिटा दूं मिटा दूं, मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, एक दुकानदार अपने माल को 15% बट्टे के साथ बेचता है ना, 15% डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट देखा नहीं कि रेशियो बना, 15% डिस्काउंट परसेंट है ना, बट्टा प्रतिशत। 15% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है, 3/20। यदि 20 अंकित मूल्य है तो 3 का डिस्काउंट है ना, तो अंकित मूल्य से बताइए 20 से 17 बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। 629 रुपया विक्रय मूल्य वाली वस्तु, 629 रुपया विक्रय मूल्य दिया है, तो ये विक्रय मूल्य जो है 17, ये किसके बराबर दिया, 629 रुपये। तो अंकित मूल्य बराबर कितना, आंसर आ जाएगा, अंकित मूल्य ही निकालना है ना, अंकित मूल्य क्या है, ठीक है। तो 17 से भाग दो, 17 × 51, 17 3 × 51 और 11 इंटू 37 का रिलेशन है, कर लो इंटू 37, तो 37 दूनी 74, 740 रुपये आंसर आएगा इसका।
ये एक का वैल्यू निकाल लेना, 17 बराबर 629, तो एक का वैल्यू 629/17 है ना। चलो ये चौथा सवाल था। इसके बाद कौन सा सवाल ऐसा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी नहीं है ऐसा। 8वां सवाल करते, 8वां सवाल है ना। रुको एक मिनट में देख लूँ पहले कौन सा करेंगे हम। 8वां, एक मिनट, 8वें पे आ जाओ, 8वें पे है ना, सवाल नंबर 8 करते। इसको मिटा दूँ क्या, है ना, रफ कर दूँ, ठीक है। चलो मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 है ना। सवाल नंबर 8, ठीक है। यदि एक दुकानदार 1000 रुपये में एक वस्तु बेचता है जो 1250 रुपये में चिन्हित है ना। 1000 रुपये में बेची, जिस पे चिन्हित कितना है, चिन्हित मतलब लिखा कितना है 1250। ये देखो, चिन्हित मतलब लिखा कितना है 1250, 1250 लिखा है इसके ऊपर। वो जैसा स्ट्रक्चर होता है ना हमारा, खरीदा फिर उसको बिगाड़ के ज़्यादा करके छापा उसके ऊपर, फिर बट्टा दिया तो फिर बेचा, है ना। तो छपा कितना है 1250 छपा है, 1250 चिन्हित है, लेकिन बेचा कितने में, 1000 में, 1000 में बेचा, तो बट्टा प्रतिशत निकालना है। अब देखो 1250 का सामान 1000 में बेचा तो 250 रुपये की छूट है क्या। अच्छा 250 रुपये का डिस्काउंट है, छूट है, बट्टा है। 250 रुपये की छूट किसके ऊपर, 1250 के ऊपर मिली कि नहीं मिली। अरे 250 रुपये की छूट किस पे मिली, आप ही बोलो ना, किस प्राइस पे मिली। मैं फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं कि 250 रुपये की छूट आपको इसी 1250 पे ही मिली ना, 1250 के ऊपर ही मिली ना। तो जिसके ऊपर छूट मिली उसके ऊपर छूट को रख दो, इंटू 100 लगा दो, बट्टा प्रतिशत आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ से, बट्टा प्रतिशत आ जाएगा, है ना। 250 का बट्टा है, 250 का डिस्काउंट है, किसके ऊपर डिस्काउंट है, किसके ऊपर है, इसी 1250 के ऊपर है ना। तो जिसके ऊपर 250 डिस्काउंट है उसके ऊपर 250 डिस्काउंट रख दो, 1250 के ऊपर 250 डिस्काउंट है, रख दो, खत्म। कोई फॉर्मूला थोड़ी ना है, अंदर से आना चाहिए कि 250 का डिस्काउंट किसके ऊपर है, 1250 के ऊपर रख दो, इंटू 100। यानी कि इससे सीखा कि डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए डिस्काउंट को हमेशा अंकित मूल्य के ऊपर रख के इंटू 100। समझ आई बात, है ना, आदत पड़ जाएगी। 0 0 25 से 125 5 बार जाएगा, 5 से 100 20 बार जाएगा। तो बताओ ज़रा 20% डिस्काउंट है कि नहीं है, बोलो। 20% का डिस्काउंट है कि नहीं है। तो कौन सा सवाल था, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में डिस्काउंट परसेंट निकालना था। तो बताइए डिस्काउंट परसेंट 20% है कि नहीं है, या फिर अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दिया है। भैया अंकित मूल्य दिया है, छपा हुआ चिन्हित 1250 है और 1000 में बेचा, तो यहाँ से भी निकाल सकते हो बट्टा प्रतिशत। बात वही हो गई। देखो भैया 250 का डिस्काउंट है, किसके ऊपर, 1250 के ऊपर, है ना, इंटू 100। 0 0 कैंसिल, 25 से 5 बार, 5 से 100 20 बार। बताओ 20% आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। बोलो आएगा कि नहीं आएगा 20% डिस्काउंट। बोले समझे कि नहीं समझे, बोलिए समझे कि नहीं समझे। आएगा क्या, 20% डिस्काउंट है ना। क्लियर इतनी सी बात, ठीक है। तो कितना परसेंट डिस्काउंट आएगा, 20%। क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है। तो निकाल लोगे डिस्काउंट परसेंट, है ना। चलो आगे चलते हैं। अब यदि हम आगे चलें तो देखिए क्या है कहानी आगे की। 8वां सवाल हो गया है ना। 8वें के बाद अब मैं आपको थोड़ा सा अलग कुछ सिखाता हूं। जैसे हमने सवाल नंबर 3 छोड़ा था ना, क्या है सवाल नंबर 3, एक कूलर बेचते समय 10% की छूट देता है। यदि वहां 12% की छूट दे तो उसके द्वारा अर्जित लाभ में 35 रुपए की कमी आती है। कूलर का अंकित मूल्य क्या है, ठीक है। 1 मिनट रुको जरा।
टाइम कितना हुआ आज की क्लास को? अच्छा आधा घंटा ही हुआ अभी तो। अरे यार मेरे को लगा बहुत टाइम हो गया पढ़ाते पढ़ाते। चलो इधर देखो, अगले सवाल पे आते हैं ना। हाँ, सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, ठीक है। क्या दिया है? कोई दुकानदार एक कूलर बेचते समय उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि वह 12% की छूट दे तो उसके द्वारा अर्जित लाभ में 35 रुपये की कमी आ जाती। कूलर का अंकित मूल्य क्या है? अब देखो सुनो मेरी बात, एक चीज़ ध्यान रखना, अंकित मूल्य हमेशा अपने आप में क्या होता है? 100%। एक तरफ इस पे 10% की छूट दी जा रही है ना, और एक तरफ छूट दी जा रही है इसके ऊपर 12% की। समझ आई बात? ठीक है, एक तरफ छूट दी जा रही है 10% की, एक तरफ छूट दी जा रही है इसके ऊपर 12% की। क्लियर? ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका यह है कि जब छूट, बिल्कुल सीधा सीधा तरीका, कि जब छूट 10% से 12% हो रही है, यानी कि 2% का परिवर्तन आ रहा है। छूट में कितना चेंज आ रहा है? डिस्काउंट में कितना चेंज आ रहा है? 2% का। 2% डिस्काउंट में चेंज आने से रुपए में कितना चेंज आया? 35 रुपए। तो कहने का मतलब यह है 2% छूट में चेंज आने से डिस्काउंट में कितना चेंज आया? 35 रुपए, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि 2% बराबर कितना हुआ? 35 रुपए। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। बट्टा प्रतिशत में कितना परिवर्तन आया? बट्टा प्रतिशत 10 से कितना हो गया? 12, यानी कि बट्टा प्रतिशत में 2 का परिवर्तन है। बट्टा परसेंट में 2 का चेंज आने से, बट्टा परसेंट में 2 का चेंज आने से रुपए में लाभ में कितना परिवर्तन आया? 35। तो सीधी सी बात है, लाभ 35 रुपए घटाए क्या? हाँ, 35 रुपए कमी आ गई। अभी तक वो 10% छूट दे रहा था, अब छूट बढ़ा के 12% कर दी, तो उसके लाभ में थोड़ी सी कमी होगी कि नहीं होगी? सीधी सी बात है। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैं 10% डिस्काउंट दे रहा था, लेकिन 10 की जगह कितना दे रहा हूं? 12। ज्यादा छूट दूंगा तो मेरा होने वाला लाभ घटेगा कि नहीं घटेगा? तो छूट 10% से कर दी 12%, यानी कि 2% अतिरिक्त छूट देने से लाभ मेरा 35 रुपए नीचे आया, यानी कि वही 2% 35 रुपए के बराबर होगा कि नहीं होगा? बताइए। छूट 10% से 12% कर दी, यानी कि 2% अतिरिक्त छूट देने से लाभ में 35 रुपए का परिवर्तन आया। इट मीन्स वो 2% ही 35 रुपए के लिए वजह बना कि नहीं बना? तो 2% बराबर 35। 2% 35 है तो 100% बराबर कितना अंकित मूल्य आ जाएगा? क्योंकि जब भी हम बट्टा प्रतिशत की बात करते हैं कि 10% बट्टा, 20% बट्टा, किसी भी अंकित मूल्य पर, कि भैया 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, तो अंकित मूल्य अपने आप में उस समय के लिए क्या होता है? बेस, उसको हम मानते हैं 100%। जब भी बट्टा प्रतिशत की बात करते हैं तो अंकित मूल्य अपने आप में बट्टा परसेंट के लिए क्या माना जाता है? 100%। अंकित मूल्य 100% है। अब देखो क्या परिवर्तन आया? 2% परिवर्तन आने से 35 रुपए का चेंज आया। 2% 35 तो 100% बराबर कितना? यदि 2% 35 तो 100 बराबर कितना? सीधे अंकित मूल्य आ जाएगा आपका, है ना। या फिर यहां से भी देख सकते हो कि भैया बट्टा 10% से क्या कर दिया? 12%, यानी कि देखो ना कितना परिवर्तन है? 2%। 2% का चेंज होने से 35 रुपए का फर्क पड़ा। तो बट्टा में 2% अतिरिक्त दे देने से आने वाला लाभ 35 रुपये घट गया, यानी कि वो 2% ही 35 रुपया था जो एक्स्ट्रा चला गया ग्राहक के पास, तभी तो मेरा 35 रुपया घट गया, है ना। तो 2% 35 तो 100 बराबर कितना आ जाएगा आंसर? तो 2% 35 है, तो आप देखो ना इसको 100 कैसे बनाओगे? गुणा 50 करने से 100 जाएगा। गुणा 50 तो यहाँ भी गुणा 50। समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को, है ना। तो बताइए 1750 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? ये बोलो, ये 1750 रुपये आएगा कि नहीं आएगा, है ना। क्लियर? तो 35 पंजे 1750। क्लियर है? इतनी सी बात है ना, ठीक है। या फिर ये ज़्यादा वाबाजी थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो 2% 35 है तो 100 बराबर कितना आप निकाल लो ना। 2% यदि 35 है तो 100 बराबर कितना? तो 1% 35/2 आएगा, तो 100% कितना? तो इंटू 100 कर ले, तो इंटू 100 आ जाएगा 100% का वैल्यू। 2 से 100 50 बार, 35 गुणा 50। बताइए 35 गुणा 50
1750 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? समझे कि नहीं समझे सवाल को, है ना? अगले सवाल पे थे। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है ना, आराम से शांति से, ठीक है। तीसरे के बाद चौथा हम कर चुके हैं, पांचवा भी नहीं करना, बाद में करेंगे। छठे पे आ जाओ, सीधे सीधे आ जाओ आप सवाल नंबर 6 पर, है ना। चलो आते हैं 6 पर, इसको मिटा दूँ ना, तो मिटा देता हूँ, ये लिखा हुआ इधर पे, है ना। सवाल नंबर 6 पर आ जाते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 6। चलो देखो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, ठीक है। 24% की छूट देने पर एक कपड़े धोने की मशीन की कीमत 38,000 रुपये है। यदि छूट 40% दी जाए, ठीक है, छूट, तो भैया मैंने बोला ना आपको, अंकित मूल्य को हमेशा आप क्या मानोगे? 100%। अंकित मूल्य को हमेशा आप क्या मानोगे? 100%, है ना, ठीक है। तो 24% छूट दी, छूट दी, है ना, 24% छूट दी, तो बताइए 76% में बेचोगे क्या? अंकित मूल्य हमेशा क्या होता है? 100% होता है। यदि 24% छूट दी तो बताइए 76% में बेचा कि नहीं बेचा? तो कहने का मतलब सवाल ये कह रहा है कि जब 24% की छूट दोगे तो 34,000 रुपये में बेचा, तो 24% छूट देने के बाद ये जो बेचना है ये किसके बराबर दिया है? 38,000 रुपये। ऐसा बोला कि 24% छूट देने पर जो सेलिंग है वो 38,000, 76% बराबर 38,000। बोलो क्लियर है क्या? इतनी सी बात है ना। तो 76% बराबर कितना? 38,000। क्लियर, ठीक है। यदि छूट 40% दी जाए, छूट कितनी दी जाए? 40%। यदि छूट 40% दी जाए तो फिर विक्रय मूल्य बताइए 60% होगा कि नहीं होगा? तो ये निकालना है हमें। 24% छूट देने पर जो विक्रय मूल्य 38,000 है, तो 40% छूट देने पर विक्रय मूल्य का मान कितना होगा? अब देखो 76 बराबर 38 आधा है क्या? 76 बराबर 38,000, तो 60 बराबर 30,000 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बोलो बोलो। 76 बराबर 38,000, 76 का आधा 38, तो 60 का आधा 30,000। समझ आई बात? तो 30,000 रुपये उत्तर आएगा कि नहीं आएगा? कितना इजी क्वेश्चन था ना, कुछ भी नहीं था उसमें। तो बोलो समझे कि नहीं समझे आप लोग बात को, है ना। तो बताइए 30,000 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है। इसी के जैसा सवाल एक और, सवाल नंबर 7। अभी रुकना, इसकी एक और मेथड मैं आपको बताना चाहूँगा। अब देखो इधर पे, पहले सवाल नंबर 7 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 7 इसी टाइप का है ना। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए आ जाइए सवाल नंबर 7 पर। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 है ना। क्या है 7? 15% की छूट देने पर एक माइक्रोवेव ओवन की बिक्री कीमत 34,000 है। चलो, तो अंकित मूल्य हमेशा क्या मानना है आपको? 100%, है ना। अंकित मूल्य हमेशा क्या मानना है? 100%। 15% छूट दी है ना। 15% छूट देने पर जो मूल्य है 85%, वो किसके बराबर दिया उसने? 34,000, ऐसा है ना। तो यदि 37.5% की छूट दे तो विक्रय मूल्य 62.5% बचेगा। 100 में 37.5 गया तो इसका वैल्यू कितना होगा ये हमें निकालना है ना। 15% छूट देने पर जो सेलिंग प्राइस है वो 34,000 है ना। यदि 37.5% छूट दें तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? क्लियर, ठीक है। तो 100 में 37.5 गया, 62.5% का वैल्यू आपको निकालना है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। 85% बराबर 34,000, ठीक है। 85% बराबर कितना है? 34,000। तो 62.5% बराबर कितना? ठीक है। अब देखिए क्या है कहानी यहां से। 85 का 4 गुना होता है 340। 85 का डबल 170, 170 का डबल 340, यानी कि 85 का 4 गुना है 340। कितने गुना है? 4 गुना। 85 4 बार में 340 और 2 0 एक्स्ट्रा है, यानी कि इंटू 400 कनेक्शन है। इंटू 400 यहाँ कर लो आप, है ना। तो कितना आ जाएगा? 25,000 आएगा। कितना आएगा? 25,000 रुपये। कितना आएगा? 25,000 रुपये। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। या फिर ये कर लो, आपको नहीं दिमाग में आता इतना तो आप ये कर लो, 1% का वैल्यू निकाल लो और फिर जो हो इधर गुणा कर दो। 85% 34,000 है ना, ठीक है। यदि 85% 34,000 है तो 1% बताइए 34,000 बाई 85 आएगा क्या? 17 पंजे 85 और 2,000,
तो 5 से 400 बार जाएगा, तो बताओ 1% का वैल्यू 400 आएगा कि नहीं आएगा? 5 से 20, 5 चौक 20 और 400, 1 बराबर 400, 1 बराबर 400, तो 62.5 बराबर 62.5 इंटू 400 कर लेना, 25,000 आएगा। अब दिक्कत ये है कि ये कैलकुलेशन आपका एग्जाम में टाइम कंज्यूम कर जाएगा। ये जो कैलकुलेशन है ना यहाँ का इंटू 400 कनेक्शन, ये शायद एग्जाम में आपको ज़्यादा परेशान करे। तो अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, प्रतिशत की भाषा में बात करते ना जब, तो अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है। बाकी आप चाहें तो अंकित मूल्य को कुछ भी मान के सवाल को उठा सकते हैं। जब प्रतिशत में बात होगी तो अंकित मूल्य हमेशा क्या होगा? 100%। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अंकित मूल्य 100% ही मान के प्ले करना जरूरी नहीं है। क्लियर? आप जो चाहो अंकित मूल्य वो मान के सवाल को उठा सकते हो। तो यदि रास्ते में आने वाले प्रतिशत यदि ज्यादा बेकार हैं तो जरूरी नहीं है कि 100 ही माने, कुछ और भी मान सकते हैं। जैसे यहां कौन से 2% थे? 15 और 37.5 दिख रहा है, नीचे तक विजिबल है आपको? बता दूं? हाँ बता देता हूं, दिख जाएगा है ना। यहां तक दिख रहा है, शायद नहीं दिख रहा है क्या यहां तक? हाँ लगभग दिख तो रहा है, ठीक है, ओके, है ना। चलो देखो, तो कहानी क्या है, इधर भी ये 15% डिस्काउंट है और इधर है 37.5% ये डिस्काउंट है। 37.5% में बता दो आपको 3/8 होता है फ्रिक्शन, 15% 3/20 होता है ना। अब सुनना मेरी बात, 15% 3/20 होता है, 37.5% 3/8 करके दिखा दो। 37.5% 3/8 आप कर लेना, मैं नहीं बता रहा है ना। अब अंकित मूल्य ऐसा मानो, क्योंकि जो भी अंकित मूल्य मानोगे उसका 3/20 निकालना पड़ेगा, और जो भी अंकित मूल्य मानोगे 3/8, जो भी अंकित मूल्य मानोगे उसका 3/20 निकालोगे ना। इसका 3/20 जितना बट्टा आएगा ना, बट्टा काटने के बाद बेचोगे क्या नहीं बेचोगे, डिस्काउंट काटने के बाद बेचोगे क्या नहीं बेचोगे, है ना। तो जो भी अंकित मूल्य उसका 3/20 निकलेगा। मतलब अंकित मूल्य जरूरी है किससे भागित होना चाहिए? 20 से। रास्ते में आने वाला कैलकुलेशन इजी करने के लिए आपको चाहिए कि अंकित मूल्य किससे भागित होना चाहिए? 20 से। और अंकित मूल्य का 3/8 भी निकालना आपको, मार्क्ड प्राइस का 3/8। तो अंकित मूल्य और किससे भागित होना चाहिए? 8 से भी। तो अंकित मूल्य 8 और 20 दोनों से, तो 8 और 20 दोनों का एलसीएम होता है 40। तो अंकित मूल्य को हम मानेंगे 40 यूनिट। मानने वाली बात समझ में आई आपको? अंकित मूल्य आप कुछ भी मान सकते हो, अंकित मूल्य आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन कुछ भी मानने से आंसर सेम आएगा। 100% माना तो भी 25,000 आएगा, मैं 40 मानूंगा तो भी 25,000 आएगा, कुछ और मानूंगा तो भी आंसर सेम आएगा। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। समझ आ रही है बात? क्लियर? कुछ भी मान लो, जब कुछ भी मानने से आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा तो क्यों ना ऐसा बनाओ फिर मानने वाला वैल्यू कि जिससे रास्ते में आने वाले कैलकुलेशन इजी हो। अब ये 62.5 आया ना, डेसिमल में आया ना, ठीक है। 100 माना, थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हुई हमारी। अब देखो यहाँ देखो, 40 का 3/20 यानी कि 6 का डिस्काउंट हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस 34 यूनिट आएगा। 40 का 3/20, 40 का 20 दूनी 40, 2 तिया 6। बताइए 6 का बट्टा 40 में से 6 गया, 34 में बेचोगे। 3/8 उसी 40 का 3/8, 5 40, 5 तिया 15, 15 की छूट, 40 में 15 की छूट, 25 यूनिट में बेचोगे कि नहीं बेचोगे। अब यहाँ का विक्रय मूल्य 34 बराबर 34,000 ही दिया है, तो 25 बराबर 25,000 ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ सर। तो आप ही देखो, इसकी तुलना में यहाँ से कैलकुलेशन बिल्कुल सरल हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन ये मानने वाले केस में आपकी स्पीड होनी चाहिए, है ना। समझ रहे हो बात को? ये जो मानने वाला केस है ना, इसमें आपकी स्पीड होनी चाहिए। बोलिए समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है? इतनी सी बात है ना, ठीक है। तो 34 बराबर 34,000, तो बताइए 25 बराबर 25,000 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे? यदि 34 बराबर 34,000 तो 25 बराबर 25,000। तो समझ में आई बात कैसे मानना है? कुछ भी मान सकते हो, लेकिन रास्ते में आने वाले बटा को ध्यान में रखो। रास्ते में आने वाला बटा 20 और 8 का एलसीएम 40, या फिर 20 और 8 दोनों से डिविजिबल कौन होगा? 40, दोनों का एलसीएम 40, तो 40। समझ आई बात? रास्ते में आने वाले बटों का एलसीएम यदि मानोगे तो रास्ते में आने वाला कैलकुलेशन इजी रहेगा। 34 बराबर 34,000, 25 बराबर 25,000 आंसर। समझ में आया कहानी? समझ रहे होंगे समझदार लोग। ये कौन सा सवाल था? 7वां, है ना। 7वें के बाद इसी प्रकार का कुछ है, सवाल नंबर 10 कर ले क्या, है ना। चलो सवाल नंबर 10 करते हैं।
7 के बाद सीधे 10। जो जो क्वेश्चन नंबर में बोल रहा हूं वही करेंगे हम पहले पहले, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, सवाल नंबर 10। क्लियर। चलो आते हैं सवाल नंबर 10 क्या है। 10% की छूट पर एक पोस्टर की बिक्री कीमत 18,000 है। 100% अंकित मूल्य है। यदि 10% छूट दोगे तो विक्रय मूल्य 90% जो कि किसके बराबर है, 18,000 है ना। यदि 10% छूट दोगे तो विक्रय मूल्य कितना है, 18,000। क्लियर। 10% छूट दोगे तो विक्रय मूल्य 18,000 है। क्लियर। यदि छूट 37.5% दी जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 62.5% है ना। तो 90% डबल का कनेक्शन है, देखो 90 का डबल 180, डबल करके 2 जीरो है कि नहीं है, डबल करके 2 जीरो इंटू 200, तो करें इसमें इंटू 200 है ना। तो ये आएगा 12,500 रुपये है ना। 62.5 इंटू 200 बताइए 12,500 रुपये आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझेंगे। इसमें भी आप चाहो तो ऐसा दिमाग लड़ा सकते हो मानने वाला। यहाँ 10 और यहाँ 8, 10 और 8 को देखते हुए 40 मान लो तो 36 आ जाएगा। इधर वैसे भी कर सकते हो आप, है ना। ठीक है, समझे क्या बात को, है ना। चलो 10 के बाद अब और सवाल ऐसा कुछ है क्या? नहीं 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 नहीं। 13 पर आ जाता है। 13 आप स्वयं करेंगे, 13 मैं नहीं बताऊंगा, है ना। सवाल नंबर 18 नहीं, 19 नहीं, 20 नहीं। ठीक है, चलो अब हम करेंगे सवाल नंबर 1 2 3 4 हो गया है ना। 4 के बाद 5वां बचा है, भाई 6ठा हो गया, 7वां हो गया, 8वां हो गया, 9 बचा है। चलो सवाल नंबर 9 पे आ जाए क्या? सवाल नंबर 9 के पहले 5वां बचा है, लेकिन पहले 9 पे आते हैं फिर आएंगे 5वें पे, है ना। आ जाते हैं सवाल नंबर 9 पर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पर आ रहा हूं मैं, है ना। ठीक है, मिटा दो ना इसको, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है ना। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ नहीं है, कुछ तो भी सवाल ऐसे ही। एक वस्तु की कीमत में 3% की छूट दी जाती है, वही क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। एक वस्तु कीमत मान लो 100, इसमें 3% की छूट दी जाती है, तो बताइए 97 हो गया क्या नहीं हो गया। किसी वस्तु की अंकित कीमत में 3% की छूट दी जाती है ना, तो अंकित मूल्य माना कि 100 है, तो 3% की छूट बताइए 97 हुआ कि नहीं हुआ। 100 अंकित मूल्य है, 3% की छूट है, बताइए 97 हुआ कि नहीं हुआ। अब पुराना मूल्य वापस लेने के लिए कितने परसेंट बढ़ाओगे? पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितना परसेंट बढ़ाओगे, है ना। तो ध्यान देना विद्यार्थियों, ऐसा है कि पुराना मूल्य वापस लाने के लिए यहां से यहां तो आ गया, अब यहां से वापस वहां जाना है, यानी कि 97 से 100 पे जाना है। 97 से जब आप 100 पे जाओगे तो बोलो कितना बढ़ाओगे? 3 बढ़ाओगे। अच्छा 3 बढ़ाओगे किस में? 97 में। कौन बेस बनेगा? 97 में। ऐसे जा रहे हो ना, तो 3 किस में बढ़ाया? 97 में। जब ऐसे आओगे तो 3 किस में घटाया? 100 में। 3 घटाया 100 में, है ना। जब ऐसे आओगे तो घटने का प्रतिशत 3 घटाया 100 में, ऐसे आएगा। जब ऐसे जाओगे तो 3 बढ़ाया पुराना मूल्य वापस लाने के लिए, 3 बढ़ाया 97 में, है ना, इंटू 100। क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए मेरी बात, ठीक है ना, है ना। 3 बढ़ाया 97 में, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, ठीक है ना। हाँ, तो 300 बटा 97, क्लियर। तो अब इसको यदि हम देखें, ठीक है ना, तो 300 बटा 97 को जब हम हल करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा शायद 3.0 कुछ। 300 बटा 97 कितना आएगा? 3.0 300 बटा 97, है ना।
चलो देते हैं भाग, ये 3.09 आएगा जहाँ तक मेरे को याद है लगभग ऐसा आएगा ये लगभग, ठीक है ना। 300 में 97 से भाग दे के दिखाता हूँ, ये देखो आप 3 बार जाएगा, 293 नहीं 291, 291 कितना बचा 9, जीरो कॉपी करेंगे पॉइंट लगेगा, एक और जीरो लगाएंगे तो एक और जीरो लगेगा। 997 से कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 3.09 के लगभग आएगा। अब जो ऑप्शन दिए हैं ये देखो आप, ऑप्शन क्या क्या दिए हैं इसमें, ऑप्शन दिए हैं 3%, 3.9% है ना, बाकी दो ऑप्शन दिए हैं 7.11 है ना, और एक दिया है 5.7। इस आंसर को देखकर ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। अब इन दोनों में कंफ्यूजन, आप शायद लगाओगे इसको। अब सुनो मेरी बात, मैं बता दूं आपको, ध्यान देना है ना, ये 3% नहीं है, ये 3.00% लिख सकते हो आप इसको, और यहां जीरो लगा सकते हो। ये 3.90% है, ये 3.00% एक प्रकार से 3.90% है। अब देखो ये इसके ज्यादा करीब है कि इसके ज्यादा करीब है, देखो आप, ये इसके ज्यादा पास में आया, इसके ज्यादा पास में आएगा। अब मैं आपको बताऊं 3.09, यानी कि अगला आएगा 3.01, फिर 3.02, फिर आएगा 3.03, फिर 3.09 है ना, तो 3.02 के बाद क्या आएगा, आंसर इसका ये आएगा। ये इसके ज़्यादा करीब है, आपको लग रहा होगा 9 देख के उधर, लेकिन वो 90 है और ये 9 है। तो बताइए 9, ये 9 है और ये 90 है, ये 9 जीरो के ज़्यादा करीब है कि 90 के ज़्यादा करीब है? जीरो यानी कि जीरो, यानी कि यहाँ पे गिनतियाँ चल रही है 1 से 90 तक, 0 1 2 3, क्योंकि 0 0 0 1 0 2 0 3 ऐसे करके चलेगा कि नहीं चलेगा। तो यहाँ गिनती चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 90, तो 1 से 90 में 9 ज़्यादा करीब आएगा ना इसके, तो 90वीं बार में ही आ जाएगा 3.09, तो और वो 3.90 तो 90 बार में आएगा ना 3 के बाद, तो 3.09 ज़्यादा करीब है ना इधर पे। तो 3.09 किसके ज़्यादा करीब है, 3% के। समझ गए होंगे यार। देखो ना यार, 0 से लेके 90 तक की गिनतियां हैं, यानी कि 90 लोग हैं टोटल, 90 लोगों में ये आदमी तो 90 नंबर पे आ जाएगा ना। तो 90 में से 90 नंबर पे आया तो मतलब ये आदमी इसके ज़्यादा करीब है ना, इसके तो बहुत ज़्यादा दूर है ये, लगभग इससे तो 81 नंबर की दूरी होगी इसकी। 90 से 9 81 पीछे होता है, लेकिन 0 से 9 केवल 9 का मार्जिन होता है, तो ये ज़्यादा करीब है। 3% आंसर आएगा, 3.9 मत लगा देना है ना। समझ गए होंगे, समझदार है। आगे और सवाल की यदि बात करें, ठीक है, और सवालों की यदि हम बात करें तो इसमें फिर मेरे को सिखाना पड़ेगा कुछ अलग नया। तो जितना आज कराया है बस उतना इनफ है, कल करते हैं हम। कल लगभग डिस्काउंट पूरा कर लेंगे हम, कुछ नहीं बचा डिस्काउंट में, है ना। कल लगभग हम बट्टा पूरा कर लेंगे, है ना। मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, रिजल्टेंट वगैरह सारी चीज़ें, लेकिन ईजी है डिस्काउंट तो क्या करें, ठीक है। और हमारी स्टेट लेवल के एग्जाम के हिसाब से इनफ है, मोर देन इनफ है। मैंने बहुत अच्छे से डाला है इसमें, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं कल, ठीक है, ओके, धन्यवाद।